Now we are going to do our next topic, that is principles of management given by हेनरी फ्यूल। लास्ट वीडियो हमने किए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स विच वर गिवन बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड देयर वर ओनली 4 प्रिंसिपल्स बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। लेकिन जब बात करते हैं फ्यूल की, तो फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए? दैट इज़ 14 प्रिंसिपल। क्लियर? तो आज हम पहले 4 प्रिंसिपल्स करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल फ्यूल ने जो दिया है उसका नेम है दैट इज़ अ डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर? डिवीजन ऑफ वर्क के नेम से ही समझ आता है कि वर्क को डिवाइड करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, जब भी कोई किसी कंपनी में हमें किसी चीज़ को मैनेज करना होता है, वी कैन नॉट मैनेज द होल टास्क। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू होल टास्क। तो वो क्या करते हैं, टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं एंड उसके बाद उस टास्क को अलॉट करते हैं पर्सन्स को उनकी स्किल एंड कैलिबर के अकॉर्डिंगली, जो पर्सन जिस काम को करने में स्पेशलाइज है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स। हम टास्क को क्या करते हैं, स्मॉल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं एंड allocate the work to the person according to his capability। हम उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो टास्क उसको क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं एंड वो पर्सन एक ही काम को बार बार करता रहता है। रेपिटेटिव परफॉर्मेंस, क्योंकि वो एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं, रेपिटेटिव परफॉर्मेंस will lead to specialization। वो एक ही काम को करता जा रहा है तो वो उस चीज़ में क्या हो गया है, स्पेशलाइज हो गया। क्लियर? देन इसी वजह से इन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स। किसके? परचेज़ का अलग से डिपार्टमेंट है ताकि परचेज़ के ऊपर फोकस किया जा सके। अब एक ही पर्सन सारे काम नहीं करेगा, हमने वर्क को डिवाइड कर दिया। परचेज़ का काम कोई और कर रहे, प्रोडक्शन का कोई और, फाइनेंस का कोई और कर रहे एंड मार्केटिंग का काम कोई और कर रहे। देन एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमने करने, जो फ्यूल ने हमें दिया है, दैट इज़ अथॉरिटी and responsibility। What is authority? Authority is a right। authority आपके पास right है to give orders, कि आप किसी पर्सन को क्या कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। इट इज़ योर पावर। देन एंड जब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी is the duty to perform an obligation। किसी भी काम को करवाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो अथॉरिटी आपके पास एक पावर है टू गिव ऑर्डर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ड्यूटी है ताकि लोग क्या कर सके, उस ऑब्लिगेशन को पूरा कर सके। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो काम कहा गया है आप वो करके दिखाओ। एंड देयर शुड बी proper balance between authority and responsibility। ऐसा क्यों? अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा हुई, मतलब पावर बहुत है, काम इतना नहीं है, तो पर्सन क्या करेंगे, दे विल मिस यूज़ अथॉरिटी। वो अथॉरिटी को क्या करेंगे, मिस यूज़ करेंगे। और अगर अथॉरिटी कम है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्लियर, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन पावर नहीं है, देयर इज़ नो एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। देन एंड अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इक्वल है, देयर इज़ अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस।
अब इसको समझना कैसे। सपोज आपकी कंपनी में ना एक मैनेजर है, उसको एक कहा गया है कि उसने एक सेल करवानी है चीज़ की, उसकी डील भी मिली और उस डील से कंपनी को बहुत बेनिफिट हो सकता है, नियर अबाउट 50 करोड़ का। तो उसके लिए जो क्लाइंट है, जो क्लाइंट के साथ वो डील कर रहा है, वो क्लाइंट उसे क्या कह रहा है कि मुझे 60 डेज़ का क्रेडिट पीरियड चाहिए, लेकिन उस मैनेजर के पास पावर है सिर्फ 40 डेज़ की क्रेडिट देने की। तो क्या होता है कि वो अपनी अगर बॉस के पास जाता है और अगर उसे बॉस ही पावर दे देता है कि वो उसे 60 डेज़ का ऑर्डर मतलब कि 60 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे सकता है, तो डील मिल जाएगी। अब ये भी नहीं करना कि आपने 100 दिन का उसको वो दे दिया कि जा तो 100 दिन का उनको क्रेडिट दे दे। नो, उनको कितनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल को कंडक्ट करवाना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अथॉरिटी कितने दिनों की चाहिए, 60 डेज़ की। तो सिर्फ 60 डेज़, क्योंकि अगर अथॉरिटी उसके पास सपोज करो 40 डेज़ की है, मांगा जा रहा है 60 डेज़, तो इसका मतलब क्या है, अथॉरिटी इज़ लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज़ नो एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। और अगर मैं दे दूँ अथॉरिटीज़ 100 डेज़ की लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए 60 डेज़ की, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। तो इफ दे नीड 60 डेज़, तो 60 डेज़ का ही उनको क्या करना चाहिए, पावर देना चाहिए, सो दैट देयर इज़ अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल जो हमने करना है, दैट इज़ डिसिप्लिन। बहुत इजी अंडरस्टैंड करना है डिसिप्लिन, सबको पता है डिसिप्लिन क्या होता है, कि हमें स्कूल में शुरू से कहा जाता है बी इन डिसिप्लिन। तो यहाँ पे क्या होता है, ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा करना इज़ नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ द डिसिप्लिन। एंड अगर आप चाहते हो कि डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए, तो व्हाट यू रिक्वायर क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट का मतलब क्या है, कि आपका क्लियर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए किसी के लिए रूल कुछ और है, किसी के लिए रूल कुछ और है। नो, रूल शुड बी सेम फॉर एवरीवन। तो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस दे शुड बी जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़। प्रॉपर यूज़ करना है अपने पेनल्टीज़ को, ये नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए आप पेनल्टीज़ को यूज़ कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे हो। एंड यू नीड सुपरवाइजर एट ऑल द लेवल्स। देन आया समझ। और एक और चीज़ भी, ये तो हम सबको पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, लेकिन केस स्टडीज़ में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसकी वजह से मतलब कि बच्चे आंसर्स नहीं दे पाते हैं कि ये डिसिप्लिन का है, एंड दैट इज़ ऑनरिंग द कमिटमेंट बाय बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। कि जो आपने एक दूसरे को प्रॉमिस किए, उन प्रॉमिसेस को भी पूरा करना इज़ नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसके रिगार्डिंग केस स्टडी कैसे आती है, कि जैसे ना कंपनी लॉसेस में चल रही है, कंपनी ने प्रॉमिस किया टू वर्कर्स कि अगर आप हमारे लॉसेस को रिवाइव करने से हमें हेल्प करते हो, लॉसेस को दूर करने में हमें हेल्प करते हो, तो हम क्या करेंगे, जब फ्यूचर में जब हमें प्रॉफिट होंगे तो वी विल गिव बोनस टू यू। कोई भी प्रॉमिस कर दे कि वी विल इंक्रीज योर सैलरी, एंड वर्कर्स ने होल हार्टेडली काम किया, कंपनी को प्रॉफिट हुए, लेकिन जब प्रॉफिट हुए तो कंपनी ने देने से मना कर दिया, तो दे डिड नॉट ऑनर देयर कमिटमेंट। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ, दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। या कंपनी ने दे दिया, बोनस दे दिया, प्रोमिस पूरी कर दी, दे ऑनर देयर कमिटमेंट, तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ, that is discipline. Please note it down somewhere. Honoring the commitment by both the workers and management is known as a principle of the discipline. Then now the next and the last for today, that is unity of command. What is the principle of unity of command? Command का मतलब यहाँ पे क्या है, order, and unity का मतलब क्या है, one. So we should receive according to this principle
A subordinate will receive order from only one superior. वो एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन। अगर वो कन्फ्यूजन को अवॉइड करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब कि एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो क्लास में तुम्हें आके टीचर कहती है मैथ्स की क्या कल तुम्हारा टेस्ट है, फिर अकाउंट्स की टीचर आके कहती है तुम्हारा कल टेस्ट है, फिर इंग्लिश की टीचर आके कहती है टेस्ट है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड किसका टेस्ट कल तैयार करके आए। तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करते हो, नेक्स्ट डे छुट्टी कर लेते हो, ऐसे ही होते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपका कंपनी से एम्प्लॉय छुट्टी कर ले या ही गेट कन्फ्यूज्ड कि मैं किसके ऑर्डर्स को फॉलो करूँ किसके नहीं, तो इसलिए बेटर होता है कि आपने क्या करना है, यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फॉलो करना है। जैसे ये सुपीरियर 1 है, ये सुपीरियर 2 है, ये एम्प्लॉयज़ हैं आपके ABC, ये इन दोनों को ऑर्डर दे रहे हैं, ये इसको ऑर्डर दे रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे द कंपनी इज़ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड एंड सपोज ये भी इसको ऑर्डर देना शुरू कर दे। अब सी का सोचो, सी को S1 भी ऑर्डर दे रहा है, सुपीरियर 2 भी ऑर्डर दे रहा है, वो किसके ऑर्डर्स को फॉलो करे, ही विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो व्हेन ही विल गेट कन्फ्यूज्ड वो क्या करेगा, नेक्स्ट डे छुट्टी कर लेगा। तो ऐसे ही होता है कि हमने क्या करना है, जैसे सपोज करो कंपनी में फाइनेंस मैनेजर कह रहा है 10% का डिस्काउंट देना है, मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है 15% का डिस्काउंट देना है, तो किसके ऑर्डर्स को फॉलो करे। तो यहाँ पे एक ही जो बॉस होगा वो ऑर्डर देगा, देयर शुड बी वन बॉस, क्लियर। ऑर्डर जो हमने रिसीव करने हैं वो सिर्फ एक ही बॉस से हमने क्या करना है, रिसीव करने हैं। अभी तक हमने कौन कौन से किए हैं प्रिंसिपल्स, एक हमने किया डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ वर्क हम वर्क को स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एलोकेट करेंगे वर्क को अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज ऑफ पर्सन एंड इट विल लीड टू द स्पेशलाइजेशन। लोग उस काम में क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। इसी वजह से कंपनी में क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं टू डू अ टास्क। देन दूसरा आता है तुम्हारे सामने, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने क्या करना है, फॉलो करना है, क्लियर। कमिटमेंट्स फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू डू द केस स्टडीज। एंड दूसरा ऑनरिंग द कमिटमेंट्स को पूरा करना टूवर्ड्स द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ। फिर हमने एक और प्रिंसिपल किया, दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहते हैं कि देयर शुड बी ओनली वन बॉस, ऑर्डर शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम वन बॉस टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना है, कन्फ्यूजन। देन डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, डिसिप्लिन हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड कर लिया, और आज हमने कौन सा किया है, दैट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या थी, पावर थी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी थी। तो देयर शुड बी मैच बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी ज़्यादा हुई तो मिसयूज़ होगा, अगर अथॉरिटी कम हुई तो नो एग्जीक्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस।